अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है लागत लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और यहां पर मैं बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग के जब हम उद्देश्य पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा लगता है कि लागत जानने के लिए या विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, या किसी व्यक्ति को हमें आदेश देना है, आदेश की पूर्ति करानी है, उसके लिए केवल कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है। जबकि ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपका पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे ये छुपा हुआ है कि इसका मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग का है वो हम कर क्यों रहे हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को करने का मकसद क्या है। तो ये हम उद्देश्य में आज कम से कम 15 हेडिंग के साथ में पढ़ेंगे। बुक्स में तो आपकी 6 या 7 8 हेडिंग दी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपके लिए वीडियोस मिल रहे हैं ये सब टॉप क्वालिटी के वीडियोस होंगे। इनमें बहुत कुछ अलग होगा। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो इस चीज के लिए समझ रहे होंगे। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो बाद में करना, पहले खूब आराम से देख लीजिएगा और आप देखिए कि औरों में और हमें क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और इनको लिखोगे किस तरह से। देखो, कॉपी में जब ये टॉपिक आए तो 10 से 12 कम से कम आपको हेडिंग्स डालनी होंगी, और मैं तो 15 आपके लिए बता रहा हूं, अभी 15 बताऊंगा। और इन 10-12 हेडिंग्स के बारे में 3-3 4-4 लाइनें जब आप लिख दोगे तो आपका जो लिखा हुआ है बहुत सॉलिड बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और कहीं पर भी आप कॉपी में कटिंग ना करें। कहीं पर भी अगर कटिंग होती है तो वो हाईलाइट ना करें उस कटिंग के लिए, सिंगल लाइन से काट करके और उसके लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, कोशिश ये किया करो कि जो एग्जाम की कॉपी है जब हम उसमें लिख रहे हैं तो वहां पर गलती की संभावना ना के बराबर हो हमसे। ओके, तो आइए समझाते हैं और शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग आपको लागत लेखांकन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये हम समझाते हैं और देखेंगे। यहाँ पर 15 हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को एक एक के लिए कितना सरल हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, पहले नंबर पे हमने लिया है उत्पादन की लागत ज्ञात करना। भाई, लागत लेखांकन कहते किसके लिए? किसी वस्तु को क्रय करने में अथवा निर्मित करने में टोटल जितना खर्च होता है वही उसकी लागत होती है। उसको एक सिस्टम से लिखना लागत लेखांकन कहलाता है। ये लागत लेखांकन का पहला जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखो, जब उद्देश्य की बात करोगे सबके आगे करने हेतु 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 लग जाए तो समझ लो वो सारे के सारे उद्देश्य बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, विशेषताएं अलग होती हैं, उद्देश्य थोड़े से अलग है। तो उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? लागत लेखांकन ज्ञात करते हैं। सरल है, याद हो गया होगा कि हाँ भाई, हमारा पहला उद्देश्य कौन सा होता है? लागत को ज्ञात करना। यानी लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य हमारा लागत को ज्ञात करना है। इजी है, याद हो गया होगा। दूसरा, विक्रय मूल्य का निर्धारण करने के लिए। भाई, विक्रय मूल्य का निर्धारण का मतलब है कि कोई भी वस्तु हम कितने पे बेचेंगे, हम वो जितने में बना करके तैयार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो टोटल कॉस्ट होगी, यानी हमारी लागत होगी। लागत में थोड़ा सा लाभ बनाने वाला भी चाहेगा और बेचने वाला है वो भी थोड़ा लाभ चाहेगा। तो लागत मूल्य में कुछ ना कुछ लाभ जोड़कर जो भी मूल्य निर्धारित करते हैं उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। कभी अगर विक्रय मूल्य लिखने के लिए आ जाए तो लागत में लाभ को जोड़कर बनाया गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। इस तरह से इसका अर्थ आपके लिए लिखना है। तो दूसरा इसका जो उद्देश्य होता है वो विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए भी होता है। और विक्रय मूल्य का निर्धारण मैं आपको बताऊं 2 तरह से होता है, एक लागत लेखांकन के द्वारा और दूसरा बाजार के द्वारा, मार्केट के द्वारा। भाई, हम कोई वस्तु के लिए कह रहे हैं कि नहीं ये वस्तु हमारी 100 रुपए में बनकर तैयार हुई, तो जाहिर सी बात है कि हम उसे 110 में बेचे, लेकिन पता चल रहा है कि बाजार में वो 90 रुपए से ज्यादा में नहीं बिक रही। तो क्या करोगे? उसको अपने पास रखे रहोगे क्या? नहीं, उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक रखे रहोगे यार? अगर ज्यादा दिनों तक रखा रहे तो पता चला स्टॉक इतना रखा हुआ है वो सब बेकार में जा रहा है। तो मूल्य का निर्धारण 2 प्रकार से होता है, ये कॉमर्स में समझना बहुत जरूरी है। एक होता है किसके आधार पर? बाजार के आधार पर, जहां मांग और पूर्ति दोनों जो है मूल्य का निर्धारण कराते हैं। बीकॉम पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हो। और दूसरा मूल्य निर्धारण होता है कॉस्ट के ऊपर, यानी बाजार में किसी वस्तु को बनाने में जितनी लागत आ रही है
उससे ज्यादा में ही हम बेचेंगे। ठीक है। तीसरा होता है हमारा लागत पर नियंत्रण के लिए। अब क्या होता है कि कभी कभी कॉस्ट की अगर जो लेवल है अगर वो ज्यादा हो जाता है, यानी ज्यादा लागत हमारी आती है, तो हम उस पर क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कंट्रोल तो तभी करोगे जब सारी चीजें आप लिख रहे हो कि कितना मतलब किस पे खर्च हुआ है। जब ये सारी चीजें हम लिखते हुए चले जाएंगे तो हमारी लागत का पूरा पता होगा कि हमारी लागत आई है, कितना लेबर आया है, कितना मटेरियल लगा है, कितना फैक्ट्री का खर्चा लगा है, कितना ऑफिस का खर्चा लगा है। तो इन सब लेखों के आधार पे ही हमें क्या करना होगा, लागत को कंट्रोल करना होगा। कौन कौन से फालतू खर्चे हैं उनको रोक सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब लागत लेखांकन हो। तो तीन उद्देश्य हो गए। पहला उद्देश्य था हमारा उत्पादन की लागत ज्ञात करना, दूसरा विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, और तीसरा लागत पर नियंत्रण के लिए। चौथा है लागत की तुलना करने के लिए। ये भी एक जो उद्देश्य होता है कि पिछली बार हमने कोई वस्तु बनाई थी या गत वर्ष में हमने कोई वस्तु का निर्माण किया था, पहले से अब में लागत में क्यों अंतर आ रहा है। ये लागत में जो अंतर आ रहा है उसके कारण क्या है, क्या मटेरियल बढ़ गया, या कर्मचारियों ने सही से देखरेख नहीं की, या मशीन जो हम यूज कर रहे हैं वो सही से आउटपुट नहीं दे पा रही है। इन सब चीजों पे गहन अध्ययन होता है। तो तुलना की जाती है। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर से अब का, लास्ट मंथ से प्रेजेंट का, लास्ट वीक से मतलब करंट डे का। तो इस तरह से लागत की तुलना करने का भी एक उद्देश्य छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट है हानियों को रोकने के लिए। देखो हानियां, जहां पर भी उत्पादन होता है बहुत सारा नुकसान होता रहता है। आप अगर कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर गए हो, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में गए हो, वर्कशॉप में गए हो, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो खराब होती हुई भी आपको दिखेंगी। अब आप सोचोगे क्या वो मालिक की नजर वहां नहीं पहुंच रही, या जो वहां के जो प्रशासन है वो नहीं देख रहा है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ जो वेस्टेज होते हैं वो नॉर्मल ही वेस्टेज होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल वेस्टेज के लिए भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होना है वो तो भाई हो रहा है, लेकिन बेमतलब का जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सकता है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और कहीं पर अगर लापरवाही दिख रही है तो उस लापरवाही को दूर किया जा सकता है। और इस तरह से ये हानियों को रोकने के लिए, और इसी के संबंध में आपको बताऊं, यहाँ पर हानियों को रोकने के लिए और आपके लिए भी एक टारगेट हम देते हैं। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं, पूरे बीकॉम का ये हमारा अपना चैनल है। बीकॉम के हर क्लास के लिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। लेकिन एक हैबिट आप मेरे कहने से डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने अभी कहा था कि लागत की तुलना करने के लिए पहले से आप अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। आप केवल एक माइंड में सेट कीजिए कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, पहले से इम्प्रूव करना नहीं है, केवल माइंड में सेट करिए और रोज सोचिए कि मुझे पहले से इम्प्रूव करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे इम्प्रूव करना है। और एक दिन आप देखिएगा कि आपके अंदर चेंजेस खुद ब खुद पैदा होने लगेंगे। क्योंकि ये दिमाग में एक जो कीड़ा बैठा हुआ है ना कि नहीं मैं तो मोबाइल में जोश देखूंगा, मैं यूट्यूब देखूंगा, मैं मतलब कोई मूवी देखूंगा, मैं दुनिया भर की चीजें देखूंगा, इनके बीच में एक कांटा खटकने लगेगा कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जब ये धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बात आएगी तो 100% आपको बदलेगी। और जब बदलेगी तो एक दिन आग ऐसी लगेगी कि आपको ये लगेगा नहीं मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है। और एक दिन आप सफल होकर के रहेंगे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ इंसान ही कर रहा है। और हमारे चैनल पे आने के बाद अगर आप कुछ ना बने तो समझ लो कि हमारा पढ़ाना बेकार है। पास होने के लिए तो कुछ नहीं, 2-4 वीडियोस देख लोगे 100% आप पास हो जाओगे। एग्जाम के किनारे हम ऐसी ऐसी वीडियोस लाते हैं कि उनको देखोगे और पास हो जाओगे। लेकिन क्या पास होने से हमारा मकसद पूरा हो रहा है? जी नहीं, हमें कुछ बनना है। ओके, तो इस चीज के लिए अपने आप में सेट कीजिए। नेक्स्ट है लागत संबंधी आंकड़े तैयार करने हेतु। देखो ये लागत संबंधी आंकड़े का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसका पूरा डेटा तैयार करना। डेटा का एनालिसिस भी होता है भाई, एनालिसिस तभी होगा जब डेटा हो। एनालिसिस का मतलब होता है बारीकी से अध्ययन कि कितना उसमें मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, कितने मशीनों पे डेप्रिसिएशन खर्चा आया, कितना कर्मचारियों का खर्चा आया, कितना ऑफिस ने ले लिया, कितना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बांट दिया, कितना डोनेशन में दे दिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डोनेशन का मतलब यहाँ पर दान और नमूने से है, जो आपने सैंपलिंग देखी होगी लोगों को दी जाती है उससे। ठीक है, तो लागत संबंधी आंकड़े भी तैयार करने हेतु लागत लेखांकन का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। देखिए ये सामग्री का अनुमान लगाने के लिए जब लागत लेखांकन होगा तो वहां पर जो मटेरियल है वही हमारा मेन होता है। किसी भी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब कोई वस्तु हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मटेरियल के लिए ही मेन वहां पर रखते हैं। तो मटेरियल नहीं होगा तो बनाओगे यार किससे? तो मटेरियल के लिए यहाँ पर क्या आया कि सामग्री का अनुमान या मटेरियल का अनुमान अकाउंटिंग के बेस पे ही हम लगाते हैं। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग के लिए। देखो जो हम प्रोडक्शन टैक्स देते हैं, ठीक है, हर निर्माता के लिए देना होता है प्रोडक्शन टैक्स। जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन टैक्स की
तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता है वो उत्पादन के आधार पे ही जाता है, यानी कितना हमने उत्पादन किया है। तो जब लेखांकन हो रहा होगा तो वहां पर उत्पादन की पूरी गुणवत्ता, पूरा उसका मूल्य और पूरी उसकी क्वांटिटी खुद ही निकल करके आ जाएगी। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि हम टैक्स सही से चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, कितनी मात्रा में चुका रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है निविदा मूल्य तैयार करनी। ये निविदा मूल्य क्या होता है? निविदा मूल्य होता है कि मान लीजिएगा हम सब व्यापारी हैं, पूरे कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझिए, और इस समय निविदा मूल्य की बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे हम लोग एक कंपनी के मालिक हैं। ओके, अब कंपनी के मालिक हैं तो कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हम 1000 आपसे फैन चाहिए, तैयार करके हमें दो। तो कितने कीमत को दोगे? तो अब हम क्या होता है कि वो 1000 का ऑर्डर हम लोगों को करने जा रहा है। अगर हम लोग उसके लिए दूसरे से ज्यादा बता देते हैं, जाहिर सी बात है वो भाग जाएगा, क्योंकि वो 2-4 लोगों से और ट्राई कर चुका होगा। अगर हम जरूरत से ज्यादा कम बता देते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। और ना तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा हमें कमाना है, ना लॉस में जाना है। इन दोनों के लिए क्या करना होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें स्टडी करनी होगी कि हमें एक फैन बनाने में कितना खर्च आता है। तो 1000 में हमारा कितना आएगा, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल चार्जेस। तो दोनों प्रकार के खर्चों को हम देख लेंगे और सेट कर लेंगे 1000 में हमें कितने रुपए का फायदा कहां पर होगा, और उसी हिसाब से हम उसके लिए एक अनुमान दे देंगे कि भाई अगर आप हमें ऑर्डर देना चाहते हो तो हम इतने में कर देंगे, इतने में बना के दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि यही हमारा जो मूल्य बताया हुआ है उसके लिए ये निविदा मूल्य कहलाता है, टेंडर वैल्यू ये हमारी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है माल पूर्ति का आदेश के लिए। अब पता चला हमने टेंडर वैल्यू दे दी और वो आ गया और बोला नहीं कि हमें तो आपसे ही माल चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम कॉस्ट का पूरा जो है अपना एनालिसिस करेंगे, यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है उसको देखेंगे और उसी बेस पे उससे पैसे लेकर के और उसका ऑर्डर नियुक्त कर लेंगे और उसके लिए आदेश पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है बाजार की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए। अब बाजार में जो वस्तु हम बना रहे हैं, जैसे पंखों की बात करिए, फैन की बात कीजिए, फैन कोई भी मार्केट में मान लीजिएगा 1200 का बिक रहा है, यानी 1200 का बिक रहा है। अब पता चला कि कोई व्यक्ति इसके लिए क्या हुआ कि 1100 में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आया बोला हम 1000 में सेल कर रहे हैं। इनमें से क्या होता है, बोले जब एक दूसरे के हिसाब से कम जब कंपेयर करते हुए चले गए, यानी कम से कम में बेचते हुए चले गए, तो पता चला कि वो वस्तु है वो 1050 में, सॉरी हाँ 1050 रुपीज में वो बन करके तैयार हो रही। अरे 1050 का बन के तैयार हो रहा तो 1000 में सेल जो कर रहा है उसे कर लेने दीजिए, देखेंगे कहां तक करेगा। लेकिन उसे जब पता चलेगा कि अरे ये तो हमें 1050 का हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो 1100 से कम में उसके लिए नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि बाजार की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए, यानी बाजार में अगर कहीं पर भी बहस छिड़ी हुई है या कोई मार्केट में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना स्टॉक निकालना चाह रहा है, ऐसी कंडीशन में ये देखना होता है कि हमारी वस्तु की लागत कितनी थी, उस लागत से कम मूल्य पर हम किसी भी हाल में अपनी वस्तु नहीं बेचेंगे। ओके, और वो कंडीशंस और होती हैं जो स्टॉक को कम वैल्यू पर निकाला जाता है। फालतू व्ययों को रोकना। जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो व्यय कौन से जिनके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। ओके, तो ऐसे व्ययों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फालतू खर्चे होते हैं जिन पर मान लीजिएगा कि हम जो कंपनी है वो व्यय करती है, लेकिन उस पर कम व्यय करके भी काम जो है चलाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं वहाँ पर बाग बगीचे और इत्यादि उनकी डेकोरेशन सब होती है, उनका एयर वेंटिलेशन बनाया जाता है, वहाँ कैंटीन जो है ऑपरेट की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जहाँ पर 4 चपरासी अगर लगा रखे हैं, 2 से अगर काम चल सकता है तो 2 को हटाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फालतू के जो खर्चे हैं उनको कम किया जा सकता है। क्यों? और कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कर रहा होता है, लागत का जो लेखांकन कर रहा होता है, वो अपनी लागत को रिड्यूस करने के लिए, उस लागत को कम करने के लिए जो है ये जो फालतू के व्यय हैं ये हटा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हर व्यक्ति लागत को कम करना चाहता है। जब मार्केट में आपकी वस्तु टॉप पर चल रही हो, अच्छे में बिक रही हो, मार्केट में अगर पसंद की जा रही हो, ऐसी कंपनियां कभी लागत को कम करने का प्रयास नहीं करती हैं, वो अपना सेल बढ़ाने का प्रयास करती हैं कि भैया बिक बिक खूब ज्यादा बिक, और जितना लागत आ रहा है उस लागत में किसी प्रकार की उन्हें कटौती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कटौती करने की उन्हें जरूरत है जो मार्केट में लड़ाई लड़ रही है। जो कस्टमर जाता है वो कहता नहीं हम तो इस कंपनी की नहीं, भाई उस कंपनी की परचेज करेंगे। ऐसे में क्या है, उसको अपना प्रोडक्ट देने के लिए वस्तुओं की जो कीमत है, दाम है, वो घटाने पड़ते हैं, फीचर्स को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें सोचने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए।
देखो कर्मचारियों को मोटिवेशन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, दोनों के लिए लागत नियंत्रण जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय से क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं वर्क करते हैं तो उनमें समय समय पर उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, उनके द्वारा किए हुए जो कार्य हैं तो वो भी शुरू से मिलते हुए जब जाते हैं तो उनका सब लेखांकन होता चला जाता है। और कुछ समय से अगर कर्मचारी कोई लापरवाही कर रहे हैं या सही से उत्पादन नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्ट कम ले रहे हैं या उनके मन में कहीं कोई हीन भावना भरी हुई है तो ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही रोकी जा सकती हैं, यानी उससे पूछा जा सकता है, कोई राय मशवरा है किया जा सकता है और कर्मचारियों पर ये कंट्रोलिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण का उद्देश्य। देखिए लागत अंकेक्षण कहते हैं किसके लिए, किसी भी वस्तु को बनाने में जितनी लागत आई उसका गहनता से जांच पड़ताल करना और ये स्पष्ट करना कि हाँ वास्तव में इतनी लागत आई या नहीं आई, यही हमारा लागत का अंकेक्षण कहलाता है। तो लागत अंकेक्षण कुछ और नहीं है, लागत अंकेक्षण वो स्थिति है जिसमें लागत को चेक किया जाता है कि हाँ इतनी लागत आई या नहीं आई। नेक्स्ट है वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए। वैधानिक दायित्व का मतलब वही चीज है कि अकाउंटिंग में जो हमारी बुक्स हैं या जो बुक कीपिंग का पूरा प्रोसेस है वो पूरा किया गया है नहीं किया गया है, यानी कोई भी स्टॉक रजिस्टर है या हमारा प्रोडक्शन रजिस्टर है वो सब देखना और उसको समझना कि हाँ यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है वो सब एक नियमानुसार हो रहा है। यही सब दायित्वों को पूरा करने के लिए सबको लिखना पड़ता है और जब यही चीजें लिखेंगे तो फिर वो किस में आ जाएंगे, लेखांकन में आ जाएंगे और लागत से संबंधित होंगी तो यही सब लागत लेखांकन कहलाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा पढ़ा हुआ आपको कैसा लग रहा है। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे हम पढ़ते जरूर हैं और यहाँ से हम उसका रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।